भारत की वो 6 महिलाएं जिन्होंने रच दिया इतिहास। कोई बनी कन्नड़ साहित्य का प्रतीक, किसी ने भारत की पहली महिला डॉक्टर बन प्राप्त की प्रसिद्धि। जानिए उन महिलाओं को जो बनी भारत का गौरव। अक्का महादेवी लगभग 900 साल पहले कर्नाटक में जन्मी महादेवी वीर शैव परंपरा में एक कवित्री थी जो शिव की पूजा करती थी, लेकिन पुजारियों के माध्यम से जाति और पूजा जैसे प्रथाओं को खारिज कर देती थी। उन्होंने लगभग 430 वचनों की रचना की, जिनमें से कई घर और विवाह के बारे में उनके विचारों को दर्शाते हैं। एक में उसने कहा कि उसने शिव की खोज में घर छोड़ दिया। दूसरे में उसने विवाह के लिए अपनी शर्तें रखी, जिसमें अपने पति से समय की मांग भी शामिल थी ताकि वो शिव की पूजा कर सके और विद्वानों के साथ बातचीत कर सके। ये स्पष्ट नहीं है कि महादेवी ने वास्तव में कौशिक नाम के एक राजा से विवाह किया था जिसने उन्हें प्रस्तावित किया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उन्होंने शादी की परवाह नहीं की। एक कविता में उसने नश्वर पतियों पर अपनी स्थिति की घोषणा की। इन पतियों को ले लो जो मर जाते हैं, शय और उन्हें खिलाओ आपकी रसोई की आग के लिए। ये 21वीं सदी के भारत में मौलिक रूप से नारीवादी लग सकता है, लेकिन तथ्य ये है कि कन्नड़ साहित्य में एक स्थायी प्रतीक रही है। यहाँ तक कि महादेवी के समकालीन जैसे संत कवि बसवा और सिद्धारमा उन्हें आदर से अक्का यानी बड़ी बहन कहते थे। पंडिता रमाबाई संस्कृत विद्वान की पुत्री रमाबाई का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। 19 वर्ष की थी जब 1877 में अकाल में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसने और उसके भाई ने अपने माता पिता के काम, यात्रा करना और व्याख्यान देना जारी रखा। उनके ज्ञान ने कलकत्ता के पंडितों को प्रभावित किया और उन्हें 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिली। 24 साल तक की उम्र तक रमाबाई ने अपने भाई को खो दिया था। एक नागरिक समारोह में जाति से बाहर विवाह किया, एक बेटी हुई और एक विधवा हो गई। वो महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करने के लिए पुणे चली गईं। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से महिलाओं को स्कूल निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति करने और उन्हें मेडिकल कॉलेजों में भर्ती करने का आग्रह किया। ये तब था जब दुनिया में महिलाओं को केवल कुछ चिकित्सा कार्यक्रम थे और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में महिलाओं को प्रवेश देने से लगभग 60 साल पहले वो चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए यूके गईं, लेकिन उसके ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद योजना बदल गई। वो भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के ग्रेजुएशन में भाग लेने और भारत की बाल विधवाओं की मदद के लिए पैसे जुटाने के लिए अमेरिका चली गई थी। उन्होंने अकाल और गरीबी से उन्हें बचाते हुए पुणे के पास उनके लिए एक घर बनाया। रमाबाई ने समाज के हर वर्ग को परेशान किया। ब्राह्मणों, शीर्ष समाज सुधारकों सहित से उनकी शादी और धर्मांतरण को अस्वीकार कर दिया। उसके ब्रिटिश ईसाई मित्रों ने चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ने और विधवाओं का कारण लेने से इनकार कर दिया और भारत में ब्रिटिश सरकार उसके ईसाई उत्साह से बेहद असहज थी। उल्लेखनीय रूप से जिस घर की उन्होंने स्थापना की थी वो अब अपने 129 वर्ष पुराना हो चुका है। अनाथों, विधवाओं और अविवाहित माताओं की सेवा कर रहा है। डॉक्टर रुखमाबाई भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक होने के लिए उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी दमनकारी परंपरा का विरोध करने वाली बाल वधू होने के लिए। 11 साल की उम्र में उनकी शादी अपने से 8 साल बड़े व्यक्ति से करा दी गई। एक अपरंपरागत समझ में वो घर जमाई और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। जब रुखमाबाई अपनी शादी के कुछ ही महीनों में युवा अवस्था में पहुंची तो वे शादी को पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके सौतेले पिता, प्रगतिशील झुकाव वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने इसका विरोध किया। स्थिति से नाखुश रुखमाबाई के पति एवं एक अन्य रिश्तेदार के साथ चले गए। कर्ज जमा हो गया और शिक्षा से परहेज किया। इस बीच 72 वर्षीय रुखमाबाई ने मिशन पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकों के साथ घर पर अध्ययन किया और अपने माता पिता के सामाजिक दायरे में प्रगतिशील सोच वाले भारतीय और यूरोपीय लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया।
जब वो 20 वर्ष की थी तब उसके पिता ने उसके वैवाहिक अधिकारों के लिए मुकदमा दायर किया। हाई प्रोफाइल अदालती लड़ाई ने अखबारों में तीखी बहस छोड़ दी। 1887 में हिंदू कानूनों का हवाला देते हुए एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहने या 6 महीने की जेल का सामना करने का आदेश दिया। रुखमाबाई ने कहा कि उन्हें जेल पसंद है। एक संपादकीय में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने उनकी शिक्षा के प्रति उनके रवैये को जिम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि हिंदू धर्म खतरे में है। रुखमाबाई ने महारानी विक्टोरिया से अपील की, जिन्होंने अदालत को खारिज कर दिया और विवाह को शून्य घोषित कर दिया। उनके समर्थकों ने उनके लिए इंग्लैंड में दवा का अध्ययन करने के लिए पैसे जुटाए और उन्होंने 1894 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो वापस भारत लौट आई और सूरत में एक महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में और बाद में राजकोट के एक अन्य अस्पताल में सेवा की। वो 1929 में 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुई। भीकाजी कामा बंबई में एक संभ्रांत पारसी परिवार में जन्मी। उन्होंने वहां अध्ययन किया, जो अब अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है। 20 साल की उम्र में उन्होंने एक अमीर ब्रिटिश समर्थक पारसी वकील से शादी की, लेकिन ये एक खुशहाल शादी नहीं थी। 1890 के दशक में अकाल और प्लेग के दौरान वो सामाजिक कार्यों में शामिल हो गई और खुद प्लेग का अनुबंध करने के बाद इलाज के लिए लंदन चली गई। वहां उनका सामना उन भारतीयों से हुआ जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। ये जानने पर कि उन्हें भारत में राष्ट्रीयवादी गतिविधियों से दूर रहने का लिखित वादा करना पड़ा, उन्होंने इसके बजाय पेरिस जाने का फैसला किया, जहां से उन्होंने राष्ट्रवादी साहित्य वितरित किए, जिसे पांडिचेरी के फ्रांसीसी क्षेत्र के माध्यम से भारत में तस्करी कर लाया गया था। उसने प्रतिरोध का सामना करने के लिए खिलौनों में छुपाकर बंदूकों को भी तस्करी की। उन्होंने 1907 में फ्रैंकफर्ट में पहली बार फहराए गए भारतीय ध्वज को डिजाइन करने में मदद की। वो महिलाओं की समानता की भी समर्थक थीं। 70 के दशक में भारत लौट आईं, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बॉम्बे में लड़कियों के लिए अवाबाई पेटेट अनाथालय को अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। गाइदन लियू मणिपुर में जन्मी गाइदन लियू रोंगमेई जनजाति के थे। जब वो सिर्फ 13 वर्ष की थी तो वो अपने चचेरे भाई के नेतृत्व में हेराका आंदोलन में शामिल हो गई, जिसने नागा आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करने और ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध करने की मांग की। 17 साल की उम्र में गाइदिन लियू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस आंदोलन को संगठित किया। आदिवासियों से अंग्रेजों द्वारा दमनकारी उपायों का विरोध करने और कर का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह किया। उसने औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए कई तरह की कोशिशें की, जिसमें सैनिकों को तैनात करना, मौद्रिक पुरस्कार देना, यहां तक कि शादी का झूठा प्रस्ताव भी शामिल था। वो भूमिगत हो गई और अपने आंदोलन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए मणिपुर, नागालैंड और आसाम की यात्रा की। आखिरकार गाइदिन लियू अभी एक किशोर था, पकड़ा गया, हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके अधिकांश करीबी सहयोगियों को कैद या मार डाला गया था। वो 32 वर्ष की आयु तक कैद में रही और भारत के स्वतंत्र होने पर उन्हें मुक्त कर दिया गया। मुक्त होने के बाद उन्होंने आदिवासी लोगों की स्थिति में सुधार के लिए काम करना जारी रखा, लेकिन कुछ नागाओं के बीच अलोकप्रिय थे जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और विशेष रूप से अलगाववादी नागा नेशनल काउंसिल के समर्थकों के बीच एनएनसी का विरोध करने और भारत के भीतर एक जेलियांगरोंग आदिवासी क्षेत्र के लिए दबाव डालने के लिए वो 1960 के दशक में भारत में फिर से भूमिगत हो गईं। 1966 में वो छिपकर उभरी और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने लक्ष्यों का पीछा किया। उनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया। ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र में जन्मी ताराबाई को उनके पिता एक सरकारी क्लर्क ने मराठी, संस्कृति और अंग्रेजी में होम स्कूल किया था। क्योंकि क्षेत्र में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था, वो समाज सुधारकों ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले को जानती थी।
और उनके संगठन सत्य शोधक समाज की संस्थापक सदस्य थीं। फूले जाति का विरोध करते थे और लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर थे, जिसने उन्हें अपने समय का क्रांतिकारी बना दिया। 1882 में उन्होंने मराठी में एक लंबा निबंध लिखा जिसका शीर्षक था स्त्री पुरुष तुलना। एक युवा ब्राह्मण विधवा के बारे में एक रूढ़िवादी पुणे अखबार ने एक लेख के जवाब में, जिसे हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, उसका नाजायज बच्चा अपने सामाजिक कार्यों के दौरान ताराबाई जानती थी कि उच्च जाति के विधवाओं को पुनर्विवाह करने से मना किया जाता है और यौन शोषण का शिकार होती हैं। ताराबाई के निबंध ने परंपराओं के पाखंड पर कठोर प्रकाश डाला, जिसने महिलाओं को सदाचार और वैश्यावृत्ति के बीच कसौटी पर चलने के लिए मजबूर कर दिया।